हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स। वेलकम टू दिस सेशन। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट 2 एंड माय नेम इज़ गौतम गुप्ता। तो देखिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट 2 और देखेंगे कि इसमें हम कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल वही तरीका है। पहले आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, जैसे कोई क्वेश्चन है पहले आप पॉज कर दीजिए, आप उसके आंसर पहले खुद कर दीजिएगा, फिर मेरे आंसर से अपने आंसर्स को मैच करा लीजिएगा। ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने करा दिया था ना। यस, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है शेप्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस आर वर्शिप्ड बाय पीपल, यानी लोगों के द्वारा पूजा की जाती है भगवान के शेप्स की। अब शेप्स मतलब क्या होता है बेटा? शेप्स का मतलब होता है आकार। ठीक है, और आपको पता है जहाँ पूजा की बात आ रही है इसका मतलब हिंदू की बात आ रही है। ठीक है, और आपको बता दें हिंदू जो होते हैं वो आकार की पूजा नहीं करते हैं। ठीक है, वो इमेजेस की पूजा करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? इमेजेस, रिफ्लेक्शंस, क्ले शेप्स, क्ले टॉयज, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो पहली बात तो शेप्स तो गलत है। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड होगा नहीं। क्ले टॉयज का मतलब होता है मिट्टी के खिलौने, गलत है। क्ले शेप्स यानी मिट्टी के शेप्स, मिट्टी के का बात वही है। रिफ्लेक्शंस का मतलब होता है परछाई। ठीक है, और इमेजेस इज द राइट आंसर। तो देखिए 11 का आंसर होगा ए। तो इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस आर वर्शिप्ड बाय पीपल। ठीक है, यानी देवी देवताओं की लोगों द्वारा पूजा की जाती है भगवान के इमेजेस की। और इमेज किसी भी रूप में हो सकते हैं, चाहे वो किसी पोस्टर में हो या किसी कहते हैं ना स्टोन में हो, ठीक है, मूर्ति में हो, लेकिन वो इमेजेस कहलाएंगे। ठीक है, वो शेप्स नहीं कहलाएंगे। शेप्स जो होता है वो उस आकार की पूजा हम नहीं करते हैं। सो आई होप 11 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इन एडिशन टू एनहेंस देयर रेपुटेशन थ्रू स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ फिलैंथ्रोपी। अब देखिए सेंटेंस को भी समझिए क्या कहना चाहता है। कह रहा है थ्रू स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी क्या होता है? फिलैंथ्रोपी देखो, फिलिन एक वर्ड होता है, फिलिन एक रूट वर्ड है, फिलिन। ठीक है, इसका मतलब होता है लव। ठीक है, और इसमें थ्रोपी है जो एंथ्रोपॉज से लिया गया है। एंथ्रोपी दिखा है ना, तो एंथ्रोपॉज यानी फिलिन और एंथ्रोपॉज से मिलाकर ये वर्ड बना है। तो फिलैंथ्रोपी का मतलब क्या होता है कि मानव जाति से प्यार करने वाला। ठीक है, यानी मानव जाति से जो प्यार होता है उसे कहते हैं फिलैंथ्रोपी, और जो प्यार करता है उसे कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। तो कहना क्या चाहता है? इन एडिशन टू इनहेंस देयर रेपुटेशन थ्रू स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ फिलैंथ्रोपी, यानी मानव जाति से प्यार करने का स्ट्रेटेजिक यूज दिखाकर, यानी उसके द्वारा कंपनीज आर स्पॉन्सरिंग सोशल इनिशिएटिव्स। कंपनीज जो है वो सोशल इनिशिएटिव को स्पॉन्सर कर रही हैं टू ओपन न्यू मार्केट, नए मार्केट को खोलने के लिए। ठीक है, यानी कंपनी ये दिखाना चाह रही है कि भाई बहुत ज़्यादा वो मानव जाति से प्यार करती हैं और वो बहुत सोशल है। ठीक है, अब इसमें आपको देखना ये है कि जो बोल्ड किया हुआ है टू एनहेंस देयर रेपुटेशंस, क्या ये सेंटेंस सही है? तो अब आपको देख क्या मतलब ये जो इतना जो एरिया है जो बोल्ड है, क्या ये सेंटेंस के सेंस में सही है? अगर सही है तो नो करेक्शन, अगर गलत है तो आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखो इसमें एक बेसिक रूल समझा देता हूँ आपको। देखिए कुछ फ्रेजेस होते हैं, जैसे लिखा है ना इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, लिख लेना आपके बहुत काम आएगा। लुक फॉरवर्ड टू, यूज टू, प्रोन टू। ठीक है, यहां भी लिख देता हूं, देखिए विद अ व्यू टू। ठीक है, तो इन सब के साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेते हैं। कौन सी फॉर्म लेते हैं? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिए इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहाँ है? देखिए ये तो ऑफ लगा दिया है, इन एडिशन ऑफ तो हो नहीं सकता, ये तो ऐसे ही गलत है। टू हैविंग इनहेंस, अब हैविंग के साथ इनहेंस नहीं चलता। हैविंग इनहेंस्ड होता तो ग्रामर का स्ट्रक्चर माना जाता अगर ईडी होता तो। ये तो वैसे भी गलत है, सोचना ही नहीं उस बारे में। और सी कह रहा है टू इनहेंसिंग देयर रेपुटेशन, दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी और कुछ होगा नहीं। तो जो 12 है, 12 का आंसर आप करेंगे सी। ठीक है, अब जितने लोगों ने सी आंसर किया है दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द इंट्रूडर स्टूड क्वाइटली फॉर फ्यू मोमेंट्स, यानी जो इंट्रूडर क्या होता है भाई? जो आपके घर में बिना किसी मर्जी के या आपकी प्रॉपर्टी में घुस जाए। ठीक है, उसे कहते हैं इंट्रूडर। ठीक है, तो कह रहा था इंट्रूडर स्टूड क्वाइटली फॉर फ्यू मोमेंट्स, यानी इंट्रूडर जो था कुछ समय के लिए चुपचाप रहा। अब कुछ समय के लिए यानी कुछ क्षण के लिए, मतलब मोमेंट्स मतलब क्षण, यानी कुछ समय मान लीजिए
कुछ समय के लिए वो क्या रहा, चुपचाप खड़ा रहा। अब आपको बता दें ये जो फ्यू होता है ना, फ्यू जो होता है ये नेगेटिव होता है। फ्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। और फ्यू जो होता है ना ये पॉजिटिव होता है। एक्चुअली ये जो फ्यू है, फ्यू का मतलब होता है हार्डली एनीथिंग। क्या मतलब होता है भाई, हार्डली एनीथिंग, यानी मुश्किल से थोड़ा, यानी ना के बराबर। तो यहाँ ना के बराबर नहीं कहना है, क्योंकि इंट्रूडर जो था कुछ समय तो खड़ा रहा ना, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 13 का आंसर होगा डी। बाकी फ्यू टाइम ये सब नहीं करेंगे, ठीक है। सो आई होप 13 क्लियर होगा। आगे देखते हैं 14 कह रहा है द पुलिस हैज सो फार सक्सीडेड इन रिकवरिंग ओनली अ पार्ट ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी, यानी पुलिस जो है अब तक स्टोलन प्रॉपर्टी का सिर्फ एक ही पार्ट रिकवर करने में सफल रही है। तो देखिए इसमें आप देखिए सो फार मतलब अब तक, सक्सीडेड ठीक है रही है, इन रिकवरिंग तो देखो सक्सीड के साथ इन आता है, ठीक है, ये तो एकदम फिक्स है, सक्सीड इन। और इन क्या है, प्रीपोजिशन है। तो आपको एक रूल बता दें, ये जो प्रीपोजिशन होता है ना, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। कोई भी प्रीपोजिशन उठा के देखिए, जैसे अगर मैंने कहा आई एम, छोटा सा एग्जांपल, अगर मैंने कहा आई एम फॉन्ड ऑफ सिंग, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा? आप तुरंत कहेंगे नहीं सर आई एम फॉन्ड ऑफ सिंग नहीं होता, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग होता है। तो सेम चीज़ है। तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, सिर्फ टू को छोड़ के याद रखना, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो इन्फिनेटिव कहलाता है। बाकी जितने प्रीपोजिशन आप उठाओगे उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो भाई सो फार सक्सीडेड इन रिकवरिंग तो सही तो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, क्योंकि देखो सक्सीडेड फॉर ये भी गलत है, फॉर रिकवरी कोई सेंस नहीं है। सक्सीडेड इन रिकवरी आईएनजी चाहिए था, ये भी गलत है, कोई सेंस नहीं है। यहाँ भी आईएनजी कोई सेंस नहीं है, कोई सेंस नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ऑलराइट, सो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू यू। यहाँ तक तो क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ही कॉन्फिडेंटली आस्क्ड द क्राउड इफ दे थॉट ही वाज राइट एंड द क्राउड शाउटेड दैट दे डिड। पूरा सेंटेंस पास में है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है ही कॉन्फिडेंटली आस्क्ड द क्राउड, उसने क्राउड से बहुत ही विश्वास से पूछा, इफ दे थॉट क्या वे सोचते थे ही वाज राइट कि वो सही था, एंड द क्राउड शाउटेड, क्राउड एक साथ चिल्लाई, दैट दे डिड, हाँ वो सोचते थे। एक्चुअली क्या होता है ना, ये आस्क ये नरेशन का है। अब इसको, अब ये चूंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका जब पास्ट में होता है तो ये सब पास्ट में होना चाहिए, लेकिन इसको पढ़ेंगे प्रेजेंट ही मान के। जैसे इसका अगर हिंदी मतलब निकाले तो आप ऐसे पढ़ेंगे, देखिए ही कॉन्फिडेंटली आस्क्ड द क्राउड, उसने क्राउड से पूरे विश्वास से पूछा, इफ दे थॉट क्या वे सोचते हैं, ही वाज राइट कि वो सही है, एंड द क्राउड शाउटेड, और क्राउड चिल्लाई, हाँ वे सोचते हैं। तो हम बोल जरूर इसको उसमें रहे हैं, प्रेजेंट में रहे हैं, लेकिन अब वर्ब जो होगा वो सब, चूंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इफ के बाद वाला जो भी सेंटेंस होगा सब पास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई एरर नहीं है, सेंटेंस एकदम सही है। तो ये सब नहीं होगा। देखो ही इज, पहले तो ही तो होना ही नहीं है। ही क्यों नहीं होना है? क्योंकि क्राउड की बात कर रहा है, ठीक है। अब जब क्राउड की बात कर रहा है तो क्राउड क्या है, प्लूरल है, तो वहां दे होना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं 16। भाई क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है व्हाई शुड द कैंडिडेट्स बी अफ्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट क्लियर, कि भाई कैंडिडेट्स को इंग्लिश लैंग्वेज से क्यों डरना चाहिए, ये क्लियर नहीं है, ठीक है। तो अब ये बात समझिए, व्हाई शुड द कैंडिडेट्स, ये जो स्ट्रक्चर है, यानी कभी भी WH के बाद जब हेल्पिंग वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है, ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नहीं है, देखिए ये क्वेश्चन नहीं है, कह रहा है कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज से कैंडिडेट्स को क्यों डरना चाहिए, क्लियर नहीं है, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन नहीं होता है ना तो WH एज ए कंजंक्शन यूज होता है, तो फिर WH के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऐसे चलना चाहिए, ठीक है। तो फिर इसका जो आंसर है वाई के बाद डायरेक्ट द कैंडिडेट्स होना चाहिए, वाई द कैंडिडेट शुड बी, तो आपका ए आंसर है, बाकी तो होगा नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 16 का ए, ओके। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ही फाउंड द गोल्ड क्वाइन एज ही क्लीन्स द फ्लोर। तो ही फाउंड द गोल्ड क्वाइन एज ही क्लीन्स द फ्लोर, तो ही फाउंड द गोल्ड क्वाइन, उसे गोल्ड क्वाइन मिला, ठीक है, एज ही क्लीन्स द फ्लोर। तो क्लीन्स तो ये तो आपको प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता, गलत है सेंटेंस। तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, ही फाउंड द गोल्ड क्वाइन वाइल क्लीनिंग द फ्लोर,
वाइल क्लीनिंग द फ्लोर, तो होगा ही फाउंड द गोल्ड कॉइन वाइल क्लीनिंग द फ्लोर, यानी फ्लोर को साफ करते हुए उसे गोल्ड कॉइन मिला, तो ये सही है। बाकी विच ही इज क्लीनिंग, विच का कोई सेंस नहीं है। वाइल ही क्लीन्स ये प्रेजेंट हो जाएगा, एज ही हैड क्लीन्ड ये तो आपका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा जिसकी जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर होगा 17 का डी। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? He admired the speed with which he completed the work and appreciating the method adopted by him। अब इसको समझिए, कह रहा he admired the speed with which he completed the work, यानी जिस स्पीड से उसने वर्क को कंप्लीट किया वह उसकी प्रशंसा करता था, यानी उसने उसकी प्रशंसा की जिस स्पीड से उसने वर्क को क्या किया, कंप्लीट किया। एंड अप्रिशिएटिंग द मेथड, और उस मेथड की प्रशंसा की जो उसने अपनाया, ठीक है। तो देखो ये एंड है ना बेटा, देखो एंड, तो एंड से जुड़े देखो दोनों वर्ड सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में होने चाहिए। अब यहाँ कह रहा है कंप्लीटेड द वर्क, ठीक है, उसने काम किया, एंड अप्रिशिएटिंग और प्रशंसा कर रहा है, नहीं, कंप्लीटेड अगर यहाँ है तो यहाँ अप्रिशिएटेड होना चाहिए, एंड से जुड़े दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। जैसे आप ऐसे कह सकते हो, देखो बात समझो, आप ऐसे कह सकते हैं कमिंग एंड हेल्पिंग, ये एक साथ हो सकता है, कमिंग एंड हेल्पिंग ये दोनों सेम हो सकता है, तो या तो दोनों तरफ सेम वर्ब होना चाहिए। अगर इधर मान लो आप ऐसे कह सकते हैं गो एंड लर्न, गो एंड लर्न, ये हो सकता है गो एंड लर्न, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि आप ऐसे कहें गो एंड लर्निंग, ऐसे नहीं कह सकते ना, तो ये गलत है। तो आपको समझना ये अगर यहाँ कंप्लीटेड है तो यहाँ भी एप्रिशिएटेड होना चाहिए, तो कौन से ऑप्शन में है, तो ये है हमारा बी ऑप्शन में, एप्रिशिएटेड द मेथड अडॉप्टेड, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके 19 देखते हैं। 19 हमारा कह रहा है मारिया अननेसेसरली पिक्ड अप अ क्वारल विद रानी एंड लेफ्ट द पार्टी, यानी कहना ये चाहता है मारिया ने बिना मतलब के रानी से झगड़ा मोल ले लिया और पार्टी छोड़कर चली गई। तो आपको बता दें ये जो पिक अप है, पिक अप का मतलब होता है किसी को रिसीव करना, ठीक है, तो ये फ्रेज जो है यहाँ पे फिट नहीं बैठता। झगड़ा मोल लेने के लिए आपको पिक के साथ आपको किसी भी क्या कहते हैं प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सेंटेंस ऐसे होगा मारिया अननेसेसरली पिक्ड अ क्वारल विद रानी एंड लेफ्ट द पार्टी हरीड, यानी मारिया ने बेमतलब रानी से झगड़ा मोल लिया और पार्टी छोड़कर चली गई जल्दी में, ठीक है, तो 19 का आंसर होगा सी। ओके आइए 20 देखते हैं। 20 कह रहा है शी कुक्स वॉशेज डिशेज, सॉरी शी कुक्स वॉशेज डिशेज डज हर होमवर्क एंड देन रिलैक्सिंग, तो क्या कह रहा है, शी कुक्स वो खाना बनाती है, वॉशेज डिशेज बर्तन साफ करती है, डज हर होमवर्क अपना घर का काम करती है, एंड देन रिलैक्सिंग और तब आराम कर रही है, नहीं, और तब आराम करती है, ये सब प्रेजेंट में होना चाहिए। बताया तो एंड से जुड़े सारे वर्ब या सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होने चाहिए, तो जब ये डिश वॉशेज डिशेज है, डज हर होमवर्क है, कुक्स है, तो यहाँ भी रिलैक्सेस होना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन डी में है, तो 20 का डी ये आपका आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा, तो आपने ये समझ देखिए आपने कितना करेक्ट करा है, ठीक है, और पढ़ते रहिए, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा है। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑफ द डे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर आपको रेगुलर क्या कहते हैं कि आपको लेसन्स के वीडियो मिलते रहेंगे, हमेशा कुछ न कुछ सिखाता रहूँगा आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।